नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच फंसा पेच खुलने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बन सकी और मतलब इसका ये कि बातचीत का 8वां राउंड फेल हो गया। आज की मीटिंग में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए, तो वहीं किसानों की ओर से 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि रहे। लेकिन एमएसपी पर सरकार ने कमेटी बनाने का जो ऑफर दिया वो किसानों ने स्वीकार नहीं किया और वार्ता एक बार फिर फेल हो गई। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होनी है, लेकिन इस बीच किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सियासत भी जारी है। सर्दी में आंदोलन में छिटुरते किसानों को लेकर और हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस बरसाने पर केजरीवाल, राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा। तो आंदोलन का 40वां दिन आज था और 8वें दौर की यहां पर बैठक थी, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। बड़ी खबर इस वक्त की यही कि सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। 8 जनवरी को हालांकि अगली बैठक की तारीख तय की गई है, लेकिन किसानों ने साफ किया कि वो कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार कानून वापसी को लेकर फार्मूला तैयार करे। किसानों का सीधा और साफ कहना है, कानून वापसी से पहले समझौता नहीं हो सकता। तो एक तरीके से यहाँ पर स्थिति वही थी कि जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर आकर अटक गई है। 8वें राउंड की बैठक फेल हो गई, लेकिन 8वें राउंड की बैठक के बाद पहली बार सरकार ने भी माना कि आज की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। इनकॉन्क्लूसिव शब्द का प्रयोग किया गया। कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनवा देते हैं। यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा होती है, विषय 2 ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत साफ कर दी। उन्होंने ये कहा कि आज कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा एक तरीके से रही, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए हैं, लिहाजा इनके वापस होने की बात तो नहीं, लेकिन संशोधन पर सरकार खुले दिल से बात करने को तैयार है। सरकार से मीटिंग के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने हमारे सहयोगी से बात की। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आपको सुना। यूनियन के नेता राकेश टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब जी, क्या मीटिंग में हुआ? मीटिंग में ये हुआ कि बातचीत इनसे हुई है मीटिंग में, और जो 3 कानून हैं उन पे बातचीत हुई। एमएसपी पे बातचीत नहीं आज हुई और 8 तारीख में फिर बात होगी। तो सरकार क्या बात करना चाहती थी आप शुरू से, क्योंकि ये वो अमेंडमेंट में बात करना चाहती थी और हम पूर्ण रूप से बिलों को वापसी पे बात कर रहे थे। तो आप क्या अमेंडमेंट आप लोग तैयार नहीं हुए? नहीं। आप लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि हम उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। भाई चर्चा ही क्यों करें उसमें, जब हमको संशोधन पे बात करनी नहीं है तो चर्चा ही क्यों करें। एमएसपी को लेकर सरकार चाहती थी, एमएसपी पे आज नहीं बात हो पाई। सरकार चाहती थी कि बात हो इस पर। सरकार ने चाहती थी, उसने कहा, लेकिन उसी पे हमने एक पे फोकस रखा और 8 तारीख में दोनों चीजों पे बात हो। आपका ये पहली मांग थी कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, उसके बाद ही बात आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, 8 जनवरी को अगली बातचीत है।
तो क्या जो आपने आंदोलन का भी ऐलान कर रखा है 6 तारीख को, तो क्या वो कंटिन्यू होगा या नहीं, वो तो चलते रहेंगे। आंदोलन ट्रैक्टर रैली की हाँ, सब चलते रहेंगे। अच्छा, सरकार का टिकैत साहब, क्या सरकार का रुख से क्या लगा? ये भी अपना सलाह मशवरा करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे अपना। भाई अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम क्या कहीं जा रहे हैं? दिल्ली छोड़कर कोई जाएगा ना? जिसकी तो पोस्टिंग हो जाए वो भी नहीं जाता। साफ तौर पर राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि 8 जनवरी को एक बार फिर सरकार के साथ वार्ता होगी और उसके बाद जो उनका जो आंदोलन का रूपरेखा जो पहले घोषणा की है उस पर वो लगातार कायम है। कैमरामैन अंकित के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विज्ञान भवन, दिल्ली। 40वां दिन, 8वें राउंड की बातचीत, लेकिन नतीजा अभी भी ढाक के 3 पात, यानी कुछ भी होता नहीं दिख रहा। किसान संगठन लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार टाल मटोल की रणनीति अपना रही है और सरकार का ये इशारा है कि किसान संगठन इस वक्त अड़े हुए हैं। वो क्लॉज बाय क्लॉज बात नहीं कर रहे, वो इस बारे में बात नहीं कर रहे कि इसकी तमाम खामियों को संशोधन के जरिए कैसे दूर किया जाए। किसान संगठन सीधे सीधे इन तमाम कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और देश का सवाल में हम इन तमाम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा गतिरोध क्यों आकर पैदा हो गया है। हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मनोज पांडे साहब पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुज अत्रे साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ करेंगे, आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष किसान शक्ति संघ हमारे साथ। लगातार ये चेहरा आप देखते रहे हैं। शुरुआत शिवम आपके साथ ही कर लेता हूं। हरित क्रांति हमारे देश में हुई थी और उस हरित क्रांति के बाद देश में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला था। वो भारत जो अमेरिका से आटा तक आयात करता था, वो भारत जो तमाम जरूरी चीजों को दूसरे देशों से मंगाया करता था, हरित क्रांति ने उस पूरे के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया था। लेकिन आज एक स्थिति आई, एक ऐसा बड़ा फैसला कहा जाए जो कृषि में तमाम सुधारों को लेकर आया, लेकिन उसके ऊपर खुद किसान संगठनों ने आपत्तियां उठा दी हैं। वार्ता बेनतीजा है। 40वां दिन, 8वें दौर की वार्ता, जहां से चले थे वहीं पर है। हल कैसे होगा शिवम? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां तक बात वार्ता की है, ठीक है, वार्ता होनी चाहिए, चीजें बेहतर है। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं लगातार हम वार्ता में जा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बीच में एक डेडलॉक था जिसमें बिल्कुल क्लियर कह दिया गया था कि हम बात नहीं करेंगे। वो सिचुएशन बिल्कुल बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं बात करने से ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में दोनों ही पक्ष जो है एक सेम पेज पर नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की अगर बात करें तो सरकार का अपना एक स्टैंड है, किसानों का अपना एक स्टैंड है, जिसको लेकर लगातार एक दूसरे से बातचीत में जा रहे हैं सभी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं फिलहाल कि हाँ, कहीं ना कहीं 4 दिन बाद फिर से दोनों ही तरफ से सहमति जताई गई है बात करने की और 8 तारीख को कहा गया है कि 2 बजे हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, हम जरूर एक सोल्यूशन पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी तरीके से स्टैंड में रहेंगे और बिल्कुल भी चेंज पर नहीं जाएंगे तो ऐसे काम शायद ये चीजें बेहतर होती हुई नजर नहीं आएगी। जहां तक सरकार ने लगातार अपने स्टैंड को जो है ईज आउट किया है, चीजों को बेहतर किया है, किसानों की बात को आगे लेकर गए हैं, बहुत सारी मांगे जो है उनकी मानी गई हैं, तब चीजों पर गारंटी करने की बात, ये तमाम चीजें रही हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बात एक चीज पर आकर रुक जाती है, वो ये कि किसान कानून खत्म होना चाहिए। बस वही एक डेडलॉक है और वहीं पर यस या नो का जो रिप्लाई मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में तर्कपूर्ण नहीं है। और इस बात से सभी एग्री करें कि अगर मैं आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं आपको यस और नो में जवाब देने लगूं तो शायद चर्चा हो ही नहीं पाएगी, ना ही हम किसी समाधान पर पहुंच पाएंगे। तो बेहतर होगा कि यस और नो से चीजें आगे बढ़े और कहीं ना कहीं चीजें जो है इनका समाधान निकले। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। किसान शक्ति संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा खुलकर बात रखते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, बातचीत शुरू हो रही है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और शिवम ने जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर यस नो में हम आपस में ही बात करने लगे तो यस नो कहते रहेंगे, तर्क कहीं पर सामने निकल कर नहीं आएंगे। क्या इतना अड़ियल होना, क्या इतना अड़ियल रवैया अपनाना किसी भी वार्ता के लिए ठीक है? वार्ता की सेहत के लिए ठीक है? हम जानने समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस लिए ये तमाम चीजें की गई हैं? चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई वार्ता के माध्यम से ही लोकतंत्र में सभी समस्याओं का हल निकाला जाता है और निकलना चाहिए। किसान अपने देश के किसान है, सरकार भी चुनी हुई सरकार है।
और ठंड में किसान बारिश में जो है पूरे दिल्ली के बाहर सड़कों पर पड़े हुए हैं। ये स्थिति सरकार के ऊपर जो है अच्छा परिलक्षित नहीं हो रही है, उसकी छवि इससे खराब हो रही है। मैं आपको लेकिन ये बता दूं कि सरकार को हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत साफ शब्दों में ये कह दिया था कि आप एमएसपी की जो व्यवस्था है उसको प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी करने का कानून तत्काल बना दीजिए, उसको घोषित कर दीजिए, और जब ये बाकी बिल्स के विषय में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। जब तक कि किसानों की पूरी संतुष्टि ना हो, उस पर एक समिति बनाई जा सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है क्लॉज बाय क्लॉज, तो कम से कम जो है आंदोलन भी समाप्त होगा। किसानों को जो मूल मांग है, जो एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी करने की मांग है, उसको नहीं माना गया है, उस पर चर्चा नहीं करना। शिवम आऊंगा आपके पास, शिवम आऊंगा आपके पास, मैं सबको मौका दे दूं, फिर शिवम क्रॉस के लिए भी पूरी जगह रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आपकी इस बहस से मैं भी समझूं, यहां पर जो मैं आपके बीच में मॉडरेटर के तौर पर हूं, मैं भी समझूं कि वो कौन सी बातें हैं जो अड़ियल और टाल मटोल के रवैये के बीच में कहीं आकर फंस गई हैं। अनुज अत्रे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात आज कही और उनका इशारा यह था कि ताली दोनों हाथ से बजती है और हम भी इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर लगातार अड़ियल रवैया इस बात पर ही रहेगा कि पहले खारिज कीजिए उसके बाद कोई बात होगी और सरकार भी उसके फायदे की बात पहले करना चाहेगी, तो हम किसी हल पर पहुंचते तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये सारी चीजें लगातार चलती रहेंगी अंतहीन। सरकार की मंशा पर किसानों को बिल्कुल भी जो है विश्वास नहीं है। ये समस्या वहां आ रही है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार, इतिहास में कोई भी सरकार अपने लाए हुए कानून पर 1 महीने के अंदर अंदर संशोधन करने के लिए तैयार हो। अगर आप संशोधन के लिए तैयार हो गए हैं तो इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि इन कानूनों में कहीं ना कहीं त्रुटियां है, और जब कानून में त्रुटियां हैं तो उसको आप संशोधन से नहीं ठीक कर सकते, उसको कानूनों पर रद्द कर सकते। किसान जो आज अड़े हुए हैं, क्योंकि समस्या ये आपके पास वो ये सोच रही है कि किसान समझ नहीं रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान इन सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। आज किसान अपने साथ वकीलों को सलाह मशवरा करके साथ लेके जाते हैं। आज किसान के कुछ परिवार जो पढ़े लिखे परिवार हैं, कुछ संपन्न परिवार हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो सरकार और जनता पार्टी को उन्होंने तरह तरह के नामों से उनको जो है बदनाम करना, उनका उपहास उठाना, उनकी बेइज्जती करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे। देखिए हो चुकी है, 60 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। रोहित जी, 3 से अधिक लोगों ने, किसानों ने सुसाइड कर दिया है। ये वो लोग हैं जिसमें इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, ना जाने क्या और पैसे वाले बोले। कल एक हमारे किसान भाई कश्मीर सिंह जी ने जो आत्महत्या की है, अगर आपने उनका सुसाइड नोट देखा हो या पढ़ा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा था कि ये सरकार किसी भी तरीके से बात मानने को तैयार नहीं है और हम ठंड के मौसम में कब तक इंतजार करेंगे। मैं इसमें बिल्कुल निराश होकर, हताश होकर। अनुज अत्रे साहब, इस तरह की किसी भी घटना की मैं भी निंदा करता हूं और मैं भी उससे दुखी हूं। मैं भी नहीं चाहूंगा हमारे देश का किसान इस तरह का कोई कदम उठाए। सरकार होती ही जनता की बातें सुनने के लिए है। और मेरा सवाल यहां पर सीधा सा है, जो कि मैं आगे भी रखूंगा। क्या एक सरकार 60% एक बड़ा वर्ग, भारत किसानों का देश है, क्या एक साथ इन सब के खिलाफ कोई कदम उठा सकती है? कोई एक सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो ऐसा कदम शायद नहीं उठा सकती। तो फिर गतिरोध कहां पर अड़ा है? आमिर जैदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और शिवम आपके पास लौट कर आऊंगा। जवाब आप एक साथ देना चाहें तो जवाब एक साथ दीजिएगा, क्योंकि तमाम लोगों के सवाल चुपते हुए आपकी तरफ आएंगे। आमिर जैदी साहब, क्यों गतिरोध बना हुआ है? जहां से चले थे वहीं पर हम इस वक्त हैं, आखिर कैसे हल होगा? राजीव जी, किसान चाहता क्या है? किसान चाहता है कि मुझे एमएसपी चाहिए। एमआरपी किसान नहीं मांग रहा, एमएसपी मांग रहा है। जो एमआरपी अपने प्रोडक्ट की तय करते हैं वो एमएसपी भी नहीं देना चाहते। तो एक चीज ये है। दूसरे, सरकार कहती है कि हम किसानों का भला चाहते हैं, वही किसान बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये हमारा भला नहीं चाह रहे, हमारा भला इस कानून से नहीं हो सकता है। तो सरकार किसका भला चाहती है ये बता दें। किसान तो नहीं कह रहे कि हमारा इस कानून से भला होता है। इसी बीजेपी ने कहा था सन 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कि अगर हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देंगे। तो संपूर्ण लागत का 1.5 गुना किसान मांग रहे हैं, ये वो देने को तैयार नहीं है। तो बेसिक चीज ये है कि चाहते क्या है। अड़ियल किसान नहीं है,
किसान के पास क्या है, किसान मांग किसके रहा है? किसान जो यहाँ दिल्ली की सीमा पे बैठा है ठंड में, बारिश में, इसमें 36 से 40 किसान शहीद हो गए, आप उस पे आपके आंसू नहीं आ रहे हैं, आप वो परेशानी नहीं देख रहे, आप कह रहे किसान अड़ियल है। अरे भाई, किसान आपसे तो मांग कर रहा है कि हमें एमएसपी दे दीजिए, हमें तो किससे मांगेगा किसान? किसान कैसे अड़ियल हो गया? एक बात ये समझ में नहीं आती। फिर ये कह लगे चंद घराने ऐसी बात कर रहे हैं, चंद घराने नहीं है सर, ये पूरा दुनिया भर का किसान या हिंदुस्तान देश भर का किसान बैठा है। उधर तमिलनाडु के अंदर किसान सड़कों पर है, वहां आंदोलन कर रहा है, लेकिन वो दिखाया नहीं जा रहा है। अगर कोई आंदोलन, प्रधानमंत्री अगर किसी मीटिंग में जाए तो उसे सुबह से शाम तक सारे चैनल मिलकर लाइव करते हैं, लेकिन आज तक किसी चैनल ने किसानों की कोई मीटिंग लाइव की जा रही है? वो क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है आप देख नहीं रहे हैं आमिर हैदर जैदी साहब, मुझे लगता है आप देख नहीं रहे हैं। तमाम किसान संगठन जो सिंघू बॉर्डर पर हैं, शायद वो कहीं बेहतर इस बात का जवाब देंगे। अगर मीडिया कवरेज को आप अपने तर्क में लाएंगे तो शायद आपका तर्क और आपकी बातचीत खुद को इस टॉपिक से डिरेल कर देगी आमिर हैदर जैदी साहब। खैर, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप सीपीआई से हैं और उसमें मैं केरल का भी जिक्र करना चाहूंगा। मनोज पांडे साहब मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मनोज पांडे जी, आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात कही कि ताली दोनों हाथ से बजती है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में किसानों के लिए फायदे हैं और ये एक बड़ा अलग ही प्रयोग रहा है, ये बड़ी अलग कोशिश रही है हरित क्रांति के बाद। अगर इसको किसान उसी भावना से लेते जो इसमें है, जिसमें किसानों को पूरी आजादी दी गई है कि वो केवल मंडी के गुलाम ना रहें, तो एक बेहतर भविष्य सामने है। तो ये वार्ता अब किस तरीके से नतीजे पर पहुंचती आपको लग रही है या नहीं पहुंचेगी? देखिए राजीव जी, मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मैं कृषि मंत्री भी रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। आप जो भी नियम बनाते हैं, कोई कानून में परिवर्तन करते हैं, तो उस वर्ग के बेहतरी के लिए आप करते हैं, ये सब प्रिज्यूम किया जाता है। लेकिन आप जिस वर्ग के लिए आपने वो कानून बनाया, वो वर्ग देश का किसान आज उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये सवाल किसी मुझ का नहीं है, ये सवाल किसी प्रतिष्ठा का नहीं है, ये सवाल इसका है कि जिसके लिए आपने ये कानून बनाया वो देश का किसान उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार को अपनी हठ धर्मता छोड़नी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का 68% आदमी किसान हो और कृषि पर आधारित देश हो, उसका किसान आज इस सर्दी के मौसम में आज सड़कों पर पड़ा है, आत्महत्या कर रहा है, उसकी जानें जा रही हैं। तो सरकार को इसमें कौन सी ऐसी जिद है उस कानून को बदलने की या उस कानून को चेंज करने की? उस देश के किसान को अगर वो कानून सूट नहीं कर रहा है, देश को अपनी हठ धर्मता छोड़नी चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए किसानों की मांग को। देखिए, ये पूरे देश ने देखा है, कोई भी आप जो है एमएसपी तय कर दीजिए, लेकिन देश में क्या स्थिति हुई है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मैं चुना हुआ विधायक हूँ। जिस तरीके से 900 और 1000 रुपए में धान और 1300-1400 रुपए में किसान को गेहूं बेचना पड़ा, एमएसपी तो अभी भी तय था, बिचौलिए केवल उसका लाभ उठाते रहे। आज किसान आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना मनोज पांडे जी, बिचौलिए लाभ उठाते रहे हैं। ठीक है, मैं शिवम के पास अब आऊंगा। आपने एक लाइन में उस बात का जिक्र कर दिया जिसका डर सरकार भी जता रही है। अगर 3 चीजों की बात कर लेते हैं तो उन 3 चीजों में जमाखोरी पर अगर तमाम लोगों की यहां पर राय है कि जमाखोरी एक गलत चीज है, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं वो एक बहुत बड़ा डर है, सरकार को उस पर सोचना होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सरकार इतने बड़े वर्ग के लिए, 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए एक तरीके से फांसी का फंदा तैयार करके बैठ जाए और अपने पैरों में बेड़ी डाल दे। शिवम, आपने तमाम तर्क सुने होंगे, सरकार पर विश्वास नहीं है, मंशा गलत है, हठ धर्मी है, जवाब दीजिए शिवम। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक करके चलता हूं। सबसे पहले अनुज जी ने कहा कि चुनी हुई सरकार है, हमने उनको खालिस्तानी कहा, तमाम चीजें कही और ये तमाम तरह की बातें रही। साहब, होर्डिंग मैं लेकर वहां पर नहीं गया, कटआउट मैं वहां पर लेकर नहीं गया खालिस्तान सपोर्ट के। दीप सिद्धू मेरा नाम नहीं है जो ओपनली भिंडरावाले को सपोर्ट करते थे। मोदी मोदी, हाय हाय मोदी, मर जा तू, तमाम तरह के नारे वहां लगे। बावजूद उसके इस देश के किसान को कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वो खालिस्तानी है, गलत है, आतंकवादी है, बिल्कुल नहीं है साहब। मेरे देश के किसान है, छाती ठोक कर मैं भी कहता हूं और मेरे देश के गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक सभी इसी बात को दोहराते हैं। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए। लेकिन वहां पर कुछ तस्वीरें अगर इस तरह की निकली है तो उनका एक्सपोज होना भी बेहद अनिवार्य है। दूसरा,
अमीर हैदर जैदी कहते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया। अरे साहब, कमाल की बात है, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। 201 तर्क थे स्वामीनाथन आयोग में, 201 पॉइंट थे, जिनमें से 200 पॉइंट्स को लागू इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे पहले किसी ने भी उस पर लागू, तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस की सरकार ऐसे उसको दबाकर बैठी रही 8 सालों तक, तब आपको याद नहीं आया और हम लागू किए। और आप हमें कहते हैं कि कैसे करेंगे। 150% एमएसपी हमने दिया। 2013 में 1350 रुपए क्विंटल गेहूं था, आज 1930 रुपए है, हम दे रहे हैं भाई। यानी कि देश की सरकार देश के किसान के साथ खड़ी है। तो कृपया करके जब आप इस तरह के तर्क दें, बेहतर है कि आप इन चीजों की तैयारी करें। अब एक चीज कहते हैं कि किसान अड़ियल नहीं हुआ, मैंने भी नहीं कहा किसान अड़ियल हुआ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बात जब हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की जाए। एक चीज बताइए, यहां पर हम डिबेट में आकर बैठे हैं या कहीं पर भी बात होती है, मान लीजिए किसी चीज को लेकर एग्रीमेंट नहीं बन रहा, तो क्या होता है, डिटेल्स में जाकर इंसान बात करता है। जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि ठीक है सरकार इस पर समाधान बना ले, कमेटी बना दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसको जो है कानून को खत्म कर दे। मैं एक चीज मानता हूं कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह की ठंड है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कहीं भी बेहतर नहीं है। ये अपने आप में बहुत दिक्कत है। मैं अपने घर में बैठा हूं, आराम से डिबेट कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी कराहने जैसी स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे ही बिल सस्पेंड होगा उसके बाद चाहे समिति बना लीजिए, बात कर लीजिए, किसान मान जाएंगे। तो आप मुझे ये जिद नहीं तो क्या है, जो चीजें हैं पॉइंटर्स है, डिस्कस कीजिए, समाधान कीजिए, चीजों को सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। आप भी और मैं भी, सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। इस देश के किसान से कौन लड़ सकता है? मनोज जी आता हूं। 60% का वर्ग है, उससे गवर्नमेंट लड़ सकती है कि नहीं? अरे हम सरकार में इनकी वजह से आए हैं। आमिर भाई आ रहा हूं। ठीक है शिवम आपने एक के बाद एक तमाम बातें रखी और शायद हमारे मेहमानों तक पहुंचे भी हैं। शिवम, पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, एक सवाल मैं खुद आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे किसी पक्ष में मत रखिएगा और मैं उस सवाल को खुद जो मेरे दिल में आ रहा है वो पूछ रहा हूं आपसे। दुनिया बदल रही है और हर चीज बदल रही है इस दुनिया में, उस तरीके से जीने का तरीका बदल रहा है, तमाम गैजेट्स आ रहे हैं, दुनिया डिजिटल हो गई है। ये तमाम बदलाव अगर दुनिया स्वीकार करती जा रही है तो दुनिया शायद बेहतरी के लिए स्वीकार कर रही होगी। तमाम चीजें नई आ रही हैं। क्या अड़ियल रवैया अपनाकर यह कहा जाए कि हम एक बार इसको ट्राई ही नहीं देंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर पीडीएस, अगर ये जो तमाम गेहूं और धान की बात, जहां तक बात आ रही है, अगर आज की तारीख देखी जाए तो एलोवेरा भी उगाया जा रहा है, ड्रैगन फ्रूट भी उगाया जा रहा है, मशरूम की भी खेती शुरू हुई है, तमाम तरीके आ रहे हैं। क्यों अभी तक किसान यूनियन, किसान नेता या एक बड़ा वर्ग उसी चीज के पीछे, उसी लकीर के पीछे पड़ा हुआ है? क्या हासिल होगा? क्या बदलने से हम बेहतर नहीं होंगे? देखिए राजीव जी, सुधारों के हम पक्षधर हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन इसमें हमने जो बात रखी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकारी रेट जिसको हम कह सकते हैं, जो किसान की लागत खून पसीने के बाद उसको मिलना ही चाहिए, उसको आपने बाध्यकारी नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टडी छपी है जिसमें बताया गया है बिहार का और पंजाब का कंपैरिजन किया है, क्योंकि बिहार में 2006 में मंडी एक्ट समाप्त कर दिया गया था और इसमें 1998 से 2016-17 के बीच में किस 3 फसलों का, गेहूं, चावल यानी धान और मक्का, इन तीनों की स्टडी करी गई है। इसमें बताया गया कि बिहार में अगर आप धान की बात करें तो केवल 1 साल ऐसा गया जिसमें जो है लगभग एमएसपी से थोड़ा सा नीचे प्राइस पहुंचा, बाकी सब सालों में नीचे रहा। जबकि पंजाब में उसके कंपैरिजन में हर बार केवल एक बार को छोड़ करके एमएसपी से ऊपर प्राइस रहा धान का। इसी तरह मक्का के विषय में और विषयों पे 20% के आसपास एमएसपी से रेट नीचे रहते हैं। जहां क्या पुष्पेंद्र जी, क्या बदलते दौर में जिस मंडी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, सरकार लगातार कह रही है मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, गतिरोध क्यों है मैं भी समझना चाहूंगा। सरकार लगातार कह रही है किसानों की बेहतरी के लिए अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स आकर उनसे सर किसान खुद ही डील कर लेगा। ऐसी कोई कहीं बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही जहां किसान की जमीन गिरवी हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में सफल है और केरल में एपीएमसी ना होते हुए भी वहां का किसान संतुष्ट है, तो आखिर ये कानून कैसे खिलाफ हो जा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको आंकड़ा दे तो दिया, जहां एपीएमसी एक्ट नहीं थी, सारा बाजार प्राइवेट सेक्टर के हवाले था, वहां एमएसपी से नीचे 20% पे फसलें बिक रही हैं। पूरा डेटा है, कल ही छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसमें डेटा स्पष्ट कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लगातार
एमएसपी से नीचे खरीदता है। इसीलिए हमने कहा कि एमएसपी की एक बार लगा दीजिए। यहाँ हमारे शिवन भाई बैठे हैं। पुष्पेंद्र जी, यही तो बात है। पुष्पेंद्र जी, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। सरकार का यही तो कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर आकर आपको मनचाहे दाम नहीं दे रहा है तो मंडियां तो मौजूद हैं, मंडियां कहीं गई नहीं है, लेकिन फिर भी मंडी जाने का जो डर है वो डर आखिर आ कहां से रहा है? ये बात आपकी ठीक है। यदि सारी फसलें सरकार पूरी की पूरी खरीद लेती तब ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि मात्र 6% फसलों को ही खरीदने का काम शांता कुमार कमेटी में रिपोर्ट में दिया गया है, जो है सरकार करती है। और मुख्य रूप से 23 फसलों की जो एमएसपी घोषित की जाती है उसमें से गेहूं और धान के अलावा कोई खरीद नहीं हो रही इस देश में। अगर सरकार खरीद लेती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि भाई उसने नहीं खरीदा तो हमने एमएसपी पे सरकार को बेच दिया, क्योंकि सरकार नहीं खरीद पा रही है। इसीलिए तो हमने कहा कि भाई बाहर की जो व्यवस्था उसमें भी एमएसपी लागू कर दो। लेकिन सर, लेकिन अगर प्रोडक्शन हाई रहेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीद होती है, और अगर ये खरीद चलती रही, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी पीडीएस के जरिए होगा, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करेगी, फिर बाद में इसको कितना खरीदेगी, इसीलिए तो प्राइवेट प्लेयर्स लाए गए हैं कि वो प्रोसेस करें, वो भी किसानों को एक मार्केट उपलब्ध करा दें। चलिए मैं आपके पास आऊंगा लौट के, मैंने अपनी बात यहां पर रख दिया। आमिर जैदी हमारे साथ सीपीआई से जुड़े हुए हैं। आमिर जैदी साहब, आप लगातार इन तर्कों पर सवाल उठा रहे थे, केरल आखिर क्यों सफल है? केरल का किसान एपीएमसी ना होते हुए भी क्यों संतुष्ट है? आखिर अगर पूरे देश को इस कानूनों में जब लाने की बात होती है तब ये चीजें अखर क्यों नहीं है कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी? केरल में तो है नहीं, बिहार में है नहीं, हर जगह किसान अगर वहां का नहीं है तो फिर आखिर सवाल कहां है? तो फिर कहना चाहिए शर्मा जी भी केरल मॉडल अपना लीजिए। नंबर एक तो केरल जो है वो मसाले उत्पादन करता है और वहां पर बोर्ड बना हुआ है, उसके बाद भी वहां धान का मूल्य जो है वो 27 रुपए किसान को मिलता है, लेकिन बाकी देश में नहीं मिलता है। मसला इतना नहीं है, मसला ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले रेलवे को पट्टे पर दिया, उसके बाद सारे कहना चाहिए जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे पट्टे पर दिया, एयरपोर्ट को दिया, अब किसानों की जमीन पट्टे पर देना चाहते हैं। एक आपको यहाँ पे पुष्पेंद्र, ये कहाँ लिखा है सर किसानों की जमीन प्रधानमंत्री पट्टे पर देना चाहते हैं? लिखा कहाँ है सर? समर्थन मूल्य नहीं, ये आप कोट कहाँ से कर रहे हैं? कौन बात करेगा? ये आप कोट कहाँ से कर रहे हैं कि किसानों की जमीन को प्रधानमंत्री पट्टे पर देना चाहते हैं? लाल किला पट्टे पे दे दिया गया है, एयरपोर्ट पट्टे पे दे दिया गया, रेलवे स्टेशन पट्टे पर दे दिया गया है। अब किसानों की जमीन लीज पर देना चाहते हैं, ये उनके मित्र मंडली को देना चाहते हैं। बताइए कहां पर लिखा है किसान की जमीन चली जाएगी? लिखा नहीं जाता है, ठीक उसी तरह से ये किसान का भला चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने बीएसएन का भला किया है, जियो को देके ये अपने मालिक को देना चाहते हैं। कहां पर लिखा है? मालिक का नुकसान नहीं चाहते, किसान चाहते कि हमारा भला नहीं, हमारा भला नहीं चाहते, लेकिन मालिक से एडवांस ले चुके हैं तो मालिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के किसान की जमीन ले सके, उल्टा लिखा है। बल्कि आप लोगों को बैठकर झूठ बोल रहे हैं, जो लिखा है आप झूठ उसका उल्टा बता रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए। आपने प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा रेलवे से लगाओ है, मैं रेलवे नहीं बेचूंगा। बुलेट ट्रेन का वायदा करके रेलवे बेच दिया, बुलेट ट्रेन का वायदा करके पैसेंजर ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला पट्टे पर दे दिया। कौन सी चीज ऐसी बची है? अब सिर्फ किसान की जमीन बची है, उसे अपने मित्रों को आप पट्टे पर देना चाहते हो। बंद कीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बेचना नहीं। ठीक है शिवम आऊंगा आपके पास, आऊंगा, और यही तर्क मेरे दर्शकों तक जा रहे हैं। मैं केवल माध्यम बन रहा हूं। मैं चाहता हूं मेहमान, और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले आमिर जैदी साहब ने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों की जमीन को पट्टे पर देने की बातचीत की। हालांकि शिवम जवाब दे रहे थे, मैं बातचीत पर लौट के आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अनुज अत्रे आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे साहब, मैंने तमाम वीडियोस देखने की कोशिश की, मैंने संसद की भी कुछ कार्रवाइयों को देखा, और जहां तक मैंने देखा उसमें जब तक सरकार में कांग्रेस थी या यूपीए थी तब तक तमाम ऐसे प्रावधान थे जो आज भी मौजूद हैं, और कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही थी। कांग्रेस के राहुल गांधी, यहां तक कि सोनिया जी ने भी उसके पक्ष में बयान दिए थे। आज स्थिति यह हो रही है कि कांग्रेस एकदम विरोध में खड़ी हो गई है। इन कानूनों में कुछ भी कांग्रेस को ऐसा नहीं दिख रहा जो कि किसानों के हक में हो। ऐसा कैसे हो गया? क्या देश की एक सरकार 60% लोगों के खिलाफ उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का इतना कुत्सित प्रयास कर सकती है? आपने दो
बातें की हैं, एक कांग्रेस का प्रश्न किया है और एक वर्तमान की सरकार का प्रश्न किया है, नियम का प्रश्न किया है। पहले तो मैं आपको कांग्रेस का जवाब दे दूं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की मंशा नहीं करी। कांग्रेस ने सुधारों की बात की। 2019 का घोषणा पत्र याद कीजिए। हाँ, मैं याद कर रहा हूं, मुझे याद है, अच्छे से याद है। उसमें एपीएमसी कानून में सुधार की बात। लेकिन अब आज ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के दो भी उदाहरण पेश करूंगा कि जिससे किसानों को जो आज ये अड़े हुए हैं, यस और नो पर बिल्कुल अड़े हुए, किसी चीज से मानने को तैयार नहीं रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 270 में से 47 मंडियां इन्होंने परमानेंट बंद कर दी। आपने अभी ब्रेक से पहले कहा था कि मंडियां कहीं नहीं जा रही है, तो सरकार कह रही है। इन्हीं की ही सरकार, इन्हीं की ही पार्टी की सरकार हमारे गिराने के बाद 47 मंडियां ये बंद कर दी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मुद्दा उठाया था कि पंजाब में चल रहा है, पंजाब में अब तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो देश में क्या दिक्कत? लेकिन निश्चित तौर पर पंजाब में दिक्कत नहीं आई। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करी, तो उसका भी अब मामले सामने आने शुरू हो रहे हैं कि वहां के किसानों को जो कंपनियों ने अपनी मर्जी से जो फसल उगाई थी, आज उनको पैसा देने से मना कर दिया। क्वालिटी के नाम पर उनकी फसल को कंपनियों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। जिस चीज की आशंका थी कि आने वाले दिनों में कंपनियां किसानों को दबाएगी और क्वालिटी के नाम पर उनकी फसल रिजेक्ट कर देगी, और जो दाम तय है उससे फिर आधे दाम पर उनसे किसानों को खरीदने के लिए उनको बाध्य करेगी कि देना है तो दो, नहीं तो हमारे लिए तुम्हारी फसल कूड़ा है, कहीं बेच पाएंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बने हुए और कंपनियों को खरीद नहीं है। मध्य प्रदेश में आप जाके देखते तमाम बड़े। और दूसरी बात देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ, कांग्रेस की सरकार ने इस देश में जो है मंडियों की स्थापना कराई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही है। ये मंडियों के एफसीआई की जो है खरीद होती है, आज एफसीआई 6% खरीद कर रही है। तो ये बता दीजिए, देश में 82 करोड़ लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गरीबों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब मंडियां नहीं रहेगी तो सरकार आज की खरीद नहीं करेगी, तो उन गरीबों को अनाज कहां बढ़ेगी? ये सब कुछ अनुज अत्रे साहब जो आप बता रहे हैं, ये अचानक हो गया क्या? ये अचानक हो गया क्या? ये व्यवस्था तो बहुत पहले से चली आ रही थी, और अभी भी मुझे कोई ऐसा तर्क नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा जिसमें ये चीजें खत्म हो रही हूं। एक ऑल्टरनेट दिया गया है, अगर वो ऑल्टरनेट नहीं अपनाया जाएगा तो क्या जो व्यवस्था चली आ रही थी वो खराब है? क्या आप चाहते हैं जो अभी तक चला रहा था वो चलना चाहिए, बिचौली और आढ़तिया उसी तरह से कब्जा करके बैठे रहे, किसान का और ग्राहक तक पहुंचने में जो अंतर है वो किसान के पास ना जाकर बिचौली और आढ़तियों पर जाता रहे? प्रधानमंत्री जी देश के किसानों से वायदा करते हैं कि इस कानून के तहत मंडियां हम खत्म नहीं करेंगे, प्राइवेट मंडियां जरूर पैदा होंगी, लेकिन इन्हीं की ही सरकार क्यों मध्य प्रदेश में बंद करने में तुली हुई है? तो इस बात का जवाब नहीं देती। ठीक है शिवम आपके पास, शिवम, क्योंकि सवाल आपके ऊपर उठाया गया है। एक तो यहां पर मैं भी कहूंगा होर्डिंग का एक डर है, किसानों के अंदर इस बात का डर है कि अगर बेतहाशा होर्डिंग हो जाती है तो फिर क्या होगा। नीमच की 2017 की घटना मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, 2017 में 50 पैसे प्रति किलो प्याज वहां पर सड़क के किनारे बैठकर कुछ किसान बेच रहे थे। एक दर्द था, लेकिन अगर उसी किसान के पास एक दूसरा अल्टरनेट होता तो शायद वो वहां पर बाहर बैठकर मंडी के बाहर केवल इतने दाम पर अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को बेचने की कोशिश ना करता। लेकिन होर्डिंग का डर है, कारपोरेट का कब्जा ना हो इस बात का डर है, कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, सबसे मैं पहले कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय दिया जाए, आर्ग्यूमेंट से बेहतर है कि मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें, काफी चीजें मैं सुन नहीं पाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अमीर हैदर जैदी ने एक चीज कही कि ये पट्टे दे दी, भारतीय किसानों की जो जमीन है वो इस देश के प्रधानमंत्री पट्टे देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल ओपनली कहना चाहता हूं कि इस तरह के झूठे बरगलाने वाले स्टेटमेंट्स की वजह से ही हम आज इस सिचुएशन में हैं। यानी आप कह रहे हैं शिवम, यानी आप कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया और तमाम टीवी पर आ रहे जो इंटरव्यूज हैं या इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टाइमलाइन है वो कहीं ज्यादा किसानों के पास पहुंच रही है बनिस्बत सही बात है? वहां पर हो क्या रहा है कि इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने शायद बिल भी नहीं पढ़ा, बैठकर टीवी पर इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बातें फैला रहे हैं। मैं उसका जवाब देता हूं कैसे। जहां पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कोई कानून नहीं था, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर इस बिल में कानून यह है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तें पूरी नहीं भी कर पाते, बावजूद उसके आपकी जमीन जो है वो बिजनेसमैन नहीं ले सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में हो रही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जमीन दे दी। इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। रही बात इन्होंने रेलवे और इन्होंने तमाम चीजों की कही, मैं इन पर भी सेपरेट डिबेट इनसे कर लूंगा। ठीक है, आमिर जैदी आपके पास भी आऊंगा, आमिर जैदी आपके पास भी आऊंगा। मनोज पांडे, शिवम कंप्लीट कीजिए। की बात पर आता हूं और आपकी बात पर आता हूं, 10 सेकंड में और खत्म कर दे रहा हूं। आपने कहा कि कुछ किसानों को डर है, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आइए बैठते हैं,
भंडारण एक बड़ा विषय हो सकता है जिसको लेकर शायद अगर दिक्कत आपको लगती है हो, हम लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी पर आज तक आपके पास लिखित कुछ नहीं है। 1966 से कांग्रेस ने यहां तक इस जमाने में 2020 में पहुंच गए, लिखित कुछ नहीं है। हम चलिए लिखित देने को तैयार है। आप कहते हैं कि किसान की जमीन चली जाएगी, चलिए ठीक है, उसमें अदालत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए तैयार है। ये फैसिलिटीज आज से पहले थी नहीं किसी के पास, हम ये दे रहे हैं और कहते हैं कि अपना डर जो है खत्म कीजिए। लेकिन बावजूद उसके अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, अरे सरकार ने तो ये सारी मांगे मान ली, इसका मतलब सिर्फ यही रहेगा एक एजेंडा के बिल वापस लो, ये नहीं हो सकता। ठीक है आमिर जादी, फिर मनोज जी के पास जाना मुझे। जो है किसानों को कीमत मुहैया कर ली गई, तो वायदा आपने किया था देश के किसानों से, हमारा वायदा नहीं था और आपने ही कुछ वायदे के तहत किसानों से वोट दिए थे। अनुज भाई काटिएगा, आप रखिएगा तर्क। आमिर जादी, किसानों, गन्ने का समर्थन मूल्य 2014 से आज तक नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री ने जब चुनाव लड़ा था तो ये कहा था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट कराएंगे, नई पेमेंट होगी तो ब्याज रहित पेमेंट आपकी कराएंगे। आज तक वो वायदा पूरा नहीं हो सका। किसान के पास जब उपज आती है तो वो अपनी उपज कहीं ना कहीं डाल के आता है। मील के अंदर जो समर्थन मूल्य है वो 325 रुपए है, लेकिन किसान की मजबूरी ये है कि वो बाहर करेशन में डालने जाता है तो वो 250 रुपए 200 रुपए कुंटल भी तुलवा के आता है। ये आज तक किसान यही तो चाह रहा है कि एमएसपी को कंपलसरी कर दीजिए, लाजमी कर दीजिए, ताकि बाहर का लाला उसे एमएसपी पे खरीद सके। किसान यही चाहता है। आमिर जादी साहब, डिजिटल है सब कुछ, किसान को एक व्यवस्था दी गई। आज का किसान वो अनपढ़ किसान नहीं रहा। प्लीज, अगर हम इस सोच में हैं तो हमें इस दायरे से बाहर निकलना होगा। किसान सब समझता है, किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करता है, और अगर एक ऑल्टरनेट दिया जाता है कि वो अलग अलग मंडियों में तलाश ले कहां उसको बेहतर मिल रहा है, उसके बंधन टूटते हैं, तो क्या किसान के लिए बुरा है? आमिर जादी, फिर मनोज पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। आप कमाल के तर्क दे रहे हैं कि डिजिटल हो। मेरा तर्क अपना नहीं है आमिर जादी साहब, ये तर्क मेरा नहीं है। पर्ची नहीं पढ़नी आती। क्या किसान इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लिए अपना बाजार तय करे, वो गलत है? सर सुन लीजिए, हम अब उसके विरोधी नहीं है, आधुनिकता के हम विरोधी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस मुल्क के अंदर किसान अपनी पर्ची बैंक में जाके क्लर्क से भरवाता हो, उसके अंदर ये सब तर्क देना वो उसकी बात है। मसला इतना नहीं है, मसला जितना आसान समझाया जा रहा है। मेरे मित्र बीजेपी के आदमी कह रहे थे यहाँ पे कि साहब गलत बयानी की जा रही है, गलत बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में गलत चल रहा है। पूरी सरकार, पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी और पूरा गोदी मीडिया मिलकर सरकार का पक्ष ठीक है। फिर आपके तर्क मैं क्यों स्वीकार करूं? अगर आपको किसी सवाल को किसी एक खास ढांचे में रखना है तो फिर आपके तर्क स्वीकार करने का कोई वजह नहीं बनती आमिर साहब। अगर आपको मीडिया को एक खांचे में ही रखना है, अगर मैं आपकी वाहवाह करूं और आपके मन मुताबिक सवाल रखूं तो वो बेहतर है, नहीं तो आप मुझे एक टैग से नवाज देंगे तो फिर तर्क खत्म हो जाते हैं। यस नो की बात पर आप लाएंगे। मनोज पांडे साहब, प्रोपोगेंडा की बात है, जो तमाम इसके फायदे हैं कहा जा रहा है वो पहुंचाए नहीं जा रहे, क्या यही है या फिर सरकार अब हठ धर्मिता पर आ गई है? मनोज पांडे साहब पत्रकार हैं और आप स्थिति को जानते हैं। देखिए सच्चाई है कि आप कानून कुछ भी बना लीजिए और उसका कुछ भी बखान कर लीजिए, लेकिन आज वो जो किसान है जिसे बेचना है वो आशंका में है, उसको कहीं ना कहीं सरकार के इस कानून पर शंका है और वो यथार्थ है। देखिए आप इससे इनकार नहीं कर सकते, आप कितनी भी डिजिटल की बात कर लीजिए, वो किसान जो खेतों में काम करता है, पसीना गिराता है अपना, आप उससे डिजिटल की भी उम्मीद करिए। देखिए दो तरीके के किसान इस देश में हैं, एक लघु सीमांत किसान है, एक सीमांत किसान है। एक किसान ऐसा है जो आज देश में व्यवसायिक कृषि कर रहा है, एक किसान जिसकी बड़ी संख्या है जो आज घरेलू कृषि कर रहा है। वो ये इंतजार नहीं करेगा कि हमको ये मूल्य मिले। आज वास्तविकता जमीन पर यह है कि किसान को औने पौने रेट में आज भी बेचना पड़ रहा है। सरकार कहती है हम आपका एक रेट हम तय कर देंगे, लेकिन रेट तो इसके पहले भी तय है, एमएसपी इसके पहले भी तय है। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी
कि उत्तर प्रदेश में अकेले 75% मनोज जी, ठीक है शिवम, ठीक है मनोज जी, 1400 रुपए में गेहूं बेचना पड़ा और धान बेचना पड़ा, इस पर बहस नहीं हो रही है। शिवम जवाब दीजिए। तो किसान क्यों न शंका करे, किसान क्यों नहीं संदेह से। शिवम त्यागी, पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सभी पैनलिस्ट से बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं इस बिल को देखकर कह रहा हूं, फार्मर्स बिल 2020 पीडीएफ अमीर हैदर जैदी साहब आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो बोल रहा हूं उसी के अंदर मैं बोल रहा हूं, और आप जो बोल रहे हैं इसको साबित कर दे कि आप इसके अंदर बोल रहे हैं। एक बात मनोज पांडे जी, मुझे शंका है कि आज मेरे घर में रात को चोरी होने वाली है, एक बार इनको कहिए आपकी पूरी बीजेपी, पूरी सरकार, पूरी आरएसएस किसानों को समझाने में असमर्थ है। जैदी साहब सवाल आपने बहुत उठाए, जैदी साहब सुन लेते हैं। में बैठे इसका मतलब चिल्लाकर दबा नहीं सकते। मनोज पांडे जी, मुझे शंका है कि मेरे घर में आज रात को चोरी होने वाली है, इस शंका की वजह से मैं बहुत डरा हुआ हूं, तो मैं क्या करूंगा? पुलिस के पास जाऊंगा या शंका को लेकर घर में बैठा रहूंगा? कई जगह पर नहीं, देखिए आप पुलिस के पास जाऊंगा ना तो शंका का समाधान सरकार कर रही है। खाते में देंगे, आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, आपने कहा था 3-3 लाख रुपए का आवास देंगे, क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? हम आप सवाल कर रहे हैं, क्या आपने देश के उन गरीबों को सपना दिखाया था, वो सपना क्या आपने पूरा किया? 15 लाख रुपए खाते में दिया क्या आपने? 15 लाख आपके आ गए क्या? कमाल की बात है। ये इस तरह की जो प्रोपेगेंडा चलाने वाली बातें हैं, अमीर हैदर जैदी जी आपस में बात कर लीजिए, पहले किसको बोलना है, क्योंकि कान बेशक 2 इंसान के होते हो, जब आवाज एक ही आती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये प्रोपेगेंडा टिकेगा नहीं। अगर शंका है तो उसका समाधान के लिए सरकार तैयार है, सामने है, किसानों के बीच में है, किसानों से बात कर रही है, लेकिन चौकीदार की चौकीदारी जो में आप देश लूटा बैठकर है। अब ये फिर जुमलेबाजी पर आ चौकीदार गए। कहता है कि मालिकों को किसानों की जमीन पट्टे पर दे दी जाए, बुरा क्यों लग रहा है? रैली में आपको जगह नहीं मिलती तो यहाँ पर स्पीच देंगे क्या? अब रैली में आपको जगह नहीं मिलती तो यहाँ पर स्पीच देंगे? न्यूज चैनल पर बात करने के लिए आया जाता है, रैली करने के लिए नहीं। अपने मित्रों को तो रैली करना बंद कीजिए, किसानों की जमीन हो तो बात कीजिए, पट्टे पर देना चाहते हैं। अगर तथ्य कुछ है तो बात कीजिए, रैली मत कीजिए, रैली मत कीजिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, मेरे पास बिल लिखित है, आप मुझे दिखा दीजिए, किसानों कुछ की दे एमएसपी दीजिए। पर बात कर लीजिए। आपने कहा था सन 2014 के अंदर कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर होगा। सन 2014 से आज तक गन्ने की एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। क्या देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी? आपने स्वामीनाथन कमीशन की आवाज उठाई थी, मैंने जवाब दिया, आप चुप हो गए उस पर। अरे कांग्रेस का जवाब दीजिए ना, स्वामीनाथन लागू किया कि नहीं किया? स्वामीनाथन आयोग को सुन लीजिए, आपने ठीक उसी तरह से स्वामीनाथन आयोग को माना है जिस तरह से अभी 4 दिन पहले किसानों की 50% मांग मान ली थी और निकल के कह देता कि साहब 50% मांगे मान ली गई, 50% बची है। ठीक उसी तरह से आपने स्वामीनाथन आयोग को। ठीक है, पुष्पेंद्र जी को बीच में लाऊंगा, पुष्पेंद्र जी को बीच में लाऊंगा। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो पक्ष है वो टस से मस्त नहीं हो रहा है। अनुज अत्रे साहब भी जुड़े हुए। पुष्पेंद्र जी, हल कैसे होगा? क्या वापस लेना ही एक हल है, या किसान अब मानने को तैयार नहीं है? इसको अंतहीन बहस की तरफ आगे बढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत स्पष्ट कह दिया है कि एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में लागू कर दी जाए। हमारे मित्र शिवम जी ने पूरे प्रोग्राम में 1 घंटा निकल गया, लेकिन ये नहीं कहा हाँ ये बात ठीक है, ये हम कर देंगे। दूसरा, जब तक किसानों की शंकाएं दूर ना हो तब तक समिति का निर्माण करके इन कानूनों को स्टे कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा 6 साल बाद, 6 महीने या 1 साल बाद, जब किसानों की जो है शंकाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन एमएसपी के प्रश्न पे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे शिवम भाई? ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर पे एमएसपी क्यों लागू आप नहीं करना चाहते हैं? शिवम आप बहुत ही एग्रीकल्चर को लेकर बहुत डीप नॉलेज लगते हैं, मैं उसका बिल्कुल सम्मान करता हूं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसी तरीके से बात होनी चाहिए। आपने जो बात कही कि प्राइवेट कंपनीज पर भी एमएसपी लागू होना चाहिए, अगर इसी मुद्दे को लेकर जाया जाए और इसी मुद्दे को लेकर किसान कहें कि देखिए ये हमारा मुद्दा है, सरकार से बात की जाए कि इसको सोल्यूशन दीजिए, तो जरूर कोई सोल्यूशन लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं, आप किसी भी चीज पर सोल्यूशन दे दीजिए, हमें ये कानून वापस कराना है, तो वैसे बात नहीं हो सकती। हम दोनों भी तो बैठकर बात कर रहे हैं ना। आपने कहा कि ये मेजर परेशानी है जिसकी वजह से भविष्य में दिक्कत आ सकती है, चलो ठीक है, इस बात करते थे। लेकिन क्या किसानों का रवैया ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं है।
वो कहते हैं कि हमें ये बिल वापस चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अनुज अत्रे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे साहब, एक दौर था जब राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की थी। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत ज्यादा उस वक्त विरोध भी किया था और कहा था इससे रोजगार, मजदूर के पेट पर लात पड़ेगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं देश कहां है। जब नरसिम्हा राव के दौर में, जब मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, तब भी बहुत भीषण विरोध हुआ था और कहा गया था कि देश गिरवी हो जाएगा। लेकिन आज भारत की स्थिति कहां है? उस आर्थिक सुधारों के चलते हमारे पास तमाम तरह के ऑप्शंस आए हैं। आज कृषि में अगर ये चीज हो रही है, ऑप्शन दिया जा रहा है, पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही, तो क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्यों नहीं समझाया जा पा रहा? गलती कहां है? बातचीत कहां पर ठीक से की जानी चाहिए थी जो नहीं हो पाई? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है और बहुत अच्छा आपने याद दिलाया अपने प्रश्न को। फर्क देखिए, जब राजीव जी जब कंप्यूटरीकरण लेकर के आए थे, तो न केवल मुलायम सिंह जी बल्कि हमें याद करना पड़ेगा स्वर्गीय वाजपेयी जी ने भी इसका विरोध किया था। और विरोध करने के बावजूद राजीव गांधी जी इस देश में कंप्यूटर लाए। उसका नतीजा यह है कि आज गांव-गांव में जो है कंप्यूटर पहुंच गया, मोबाइल की टेक्नोलॉजी पहुंच गई, सूचना क्रांति आई। लेकिन इन विरोधों के बावजूद और इस कानून में इस देश ने तरक्की की है। किसी की जान नहीं गई, किसी की नौकरी नहीं गई, देश की अर्थव्यवस्था नहीं बदली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण किया, उस समय उदारीकरण किया विश्व में, जिस समय ग्लोबली जो है आर्थिक मंदी चल रही थी, रिसेशन का दौर था। आपको याद होगा अमेरिका जैसे देश में 150 से ज्यादा बैंक डिफॉल्टर हो गए थे, लेकिन उस दौर में भी इस देश की बैंकों की साख बनी रही और हमारे देश में न रिसेशन आया, ना कोई बैंक हमारे दिवालिया हुए। लेकिन आज देखिए, तो ये बताइए अनुज जी, हम आज बेहतरी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आ रहा हूं आमिर ज़ैदी साहब। देख पा रहे हैं क्योंकि सरकार की जो भी कानून लेकर के आए हैं, उन कानूनों की आप उनका हश्र देखिए। नोटबंदी लेकर के आए, सबसे बड़ा इसका फैसला भाजपा की सरकार का इनका फैसला क्या था। ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय कम है। मैं लास्ट में मनोज पांडे जी आपको 10 सेकंड देता हूं। क्या 8 तारीख को बातचीत टूटेगी या फिर सरकार को अब मजबूर होना पड़ेगा वापस लेने के लिए? नहीं, मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि देश की सरकार अपनी हठ धर्मता छोड़े, देश के किसानों का सम्मान करे, किसानों की रोजी रोटी को बचाने के लिए जो उनकी मांग है उसको स्वीकार करे। मैं इसी प्रार्थना करता हूं। चलिए, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि किसानों का सम्मान बचा रहे और हम भी यही प्रार्थना करेंगे। 10 सेकंड शिवम, क्या वापस लेने को सरकार तैयार होगी? हालांकि कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन पर बात होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि उनके हित की बात करने वाले अध्यक्ष किसान शक्ति संघ पुष्पेंद्र भाई भी बहुत तर्कपूर्ण बात कर रहे थे। इस तरह के विद्वान व्यक्तियों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि बातचीत की तरफ हल पहुंचे, ताकि जो मुद्दा है उसको सुलझाया जाए। मुद्दे पर सिर्फ इसलिए ना अड़ा जाए कि नहीं ये तो कानून वापस करना है, क्योंकि किसी भी तरीके में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी गतिरोध का अंत तभी हो सकता है तब हम उस पर बातचीत करें। ठीक है शिवम, जो जनता से जुड़े हुए आंदोलन होते हैं वो अंतहीन आंदोलन नहीं हो सकते। उनकी एक सीमा होती है और सीमा तय की जानी बहुत जरूरी है, किसानों के हित के लिए, देश के हित के लिए भी। 8 तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो इस देश में बेहतरी लाए। साल बदल चुका है, वक्त भी बदलना जरूरी है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल